नमस्कार। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। खबर है जहां उमेश पाल और गनर की हत्या मामले में अब तक 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो प्रयागराज हत्याकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। उमेश पाल पर फायरिंग करते दिख रहे हमलावर। तो पहले से दुकान में छिपा हुआ था एक शूटर। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उमेश पाल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ उमेश पाल का मर्डर। तो उमेश पाल के घर के बाहर भारी संख्या में आरएएफ पुलिस और आला अधिकारी मौजूद। ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहले से ही धाक लगाकर बैठे हुए थे ये अपराधी और जैसे ही गाड़ी वहां पहुंचती है और उमेश पाल पर हमलावर हमला कर देते हैं। तो पुलिस के द्वारा अब पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। तो प्रयागराज हत्याकांड का ये एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पहले ही एक शूटर दुकान में मौजूद होता है। उमेश पाल पर फायरिंग करता है। पहले से दुकान में छिपा हुआ था ये शूटर और राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह था उमेश पाल। तो पूरी प्लानिंग के साथ उमेश पाल का मर्डर किया गया। ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं प्रयागराज की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है और आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार को निशाने में लेते हुए ये बातें कही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में 6वें दिन सदन में सीएम योगी के विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने सदन को संबोधित करते हुए प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। उमेश पाल और गनर की हत्या मामले में अब तक 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 संदिग्ध से कर रही है पूछताछ। प्रयागराज हत्याकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। उमेश पाल पर फायरिंग करते दिख रहे ये हमलावर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। पहले से दुकान में ये शूटर छुपा हुआ था एक। तो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे उमेश पाल। पूरी प्लानिंग के साथ उमेश पाल का मर्डर किया गया। उमेश पाल के घर के बाहर भारी संख्या में आरएएफ पुलिस और आला अधिकारी। तो किस तरह से इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। ये वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। उमेश पाल और गनर की किस तरह से हत्या की गई। पहले से ही जो अपराधी थे, जो शूटर थे, वो मौजूद थे और पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ जारी है, अभी तक क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रयागराज की ये घटना सामने आई थी उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने तमाम राजनेताओं ने शुरू किए थे। हालांकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया उससे ये साफ होता है कि उमेश पाल की एक मजबूत रेकी कराई गई थी। जिस तरीके से आसपास जो दुकानें थी वहां पर पहले से लोग पिस्टल के साथ मौजूद थे। उसके अलावा जैसे उनकी ब्रीजा कार रुकती है आकर
उसके पीछे भी लोग लगे हुए थे और जैसे ही गेट खोलकर उमेश पाल बाहर निकलते हैं, एकाएक जी। आधा दर्जन से ज्यादा लोग फायरिंग करने लगते हैं, बमबाजी करने लगते हैं, जिसमें अगर हम उमेश पाल की बात करें, उनके गनर की बात करें तो उनकी मौत हो गई है। हालांकि दोनों का आज पोस्टमार्टम करा लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा है आज सदन में कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो उनको मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। कहीं ना कहीं प्रयागराज की जो ये घटना है वो वाकई में दिल दहलाने वाली है कि दिन दहाड़े जिस तरीके से वारदात करके महज 47 सेकंड के अंदर आधा दर्जन बदमाश आते हैं और गोलीकांड और बमबाजी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और प्रयागराज पुलिस को कानो कान भनक नहीं लगती, जिससे सीधा सवाल स्थानीय पुलिस पर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या इतना मुस्तैद नहीं था कि जब वो 47 सेकंड के अंदर घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे थे। जगह जगह चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हाईटेक चीजें बनाई जा रही हैं, जी। उसके बावजूद अभी तक जो आरोपी हैं उनको पकड़ा नहीं गया है। जो शूटर थे आखिर वो शूटर क्या बाहर से बुलाए गए थे, उत्तर प्रदेश के ही थे। हालांकि 7 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, जिसमें अतीक अहमद के 2 बेटे और बहू शामिल है। साथ ही साथ 5 और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हालांकि जो जिस समय ये घटना हुई है उस समय जो उमेश पाल का ड्राइवर था उसको कोई खरोच नहीं आई है और सुरक्षा के लिहाज से उससे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उसने तो मुखबरी नहीं की थी या फिर ये कब से प्लानिंग की जा रही थी कि आखिर उमेश पाल की हत्या की जा सके। जिस जी। तरीके से एक दुकान के अंदर का सीसीटीवी सामने आया उसमें एक व्यक्ति पहले कुछ सामान खरीदने की बात करता है और जब देखता है कि गाड़ी आके रुकी उसी दौरान वो पिस्टल निकालकर दुकान से दौड़ता हुआ बाहर आता और कई राउंड फायर करता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बीच सड़क पर एक गाड़ी आकर व्हाइट कलर की रुकती है, रेड कलर की बाइक होती है, उससे बदमाश आते हैं और एकाएक पिस्टल और बम निकालकर बमबाजी करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उमेश पाल को बिल्कुल ही मौका नहीं मिला कि वो अपना बचाव कर सकते या गनर जी। जब तक समझ पाते कि कोई इस तरीके के मंसूबे लेकर हमला करने वाला, उससे पहले ही 47 सेकंड के अंदर महज घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि जल्द ही जो आरोपी हैं शूटर है उनको गिरफ्तार किया जाएगा और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यूपी एसटीएफ की कई अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया। साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम की खुद मॉनिटरिंग डीजीपी डीएस चौहान कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी घटना की जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि 2017 जी। से पहली बार, अगर हम 6 सालों में देखें तो पहली बार ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है कि दिन दहाड़े आधा दर्जन बदमाश सरेआम गोली चलाते हैं, बम चलाते हैं और वो बचकर फरार हो जाते हैं। हालांकि एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार दावे करे कि जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ ऐसे संदिग्धों को भी ट्रेस किया जा रहा है जो उस समय वहां पर मौजूद थे। जी। मोबाइल फोन की लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है। तमाम पहलुओं पर यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के अधिकारी काम कर रहे हैं। देखना होगा कि जो घटना को अंजाम देने वाले बदमाश थे वो कब तक पुलिस के गिरफ्त में आते हैं। फिलहाल ये बड़ी घटना है जिसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जिस तरीके से सदन में आज विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास किया, हालांकि मुख्यमंत्री के केवल ये बता रहे हैं कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो माफिया है उनका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ के जवान करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखना होगा इस घटनाक्रम का किस तरीके से खुलासा होता है। हालांकि दो जो मृतक थे उमेश पाल और गनर, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों की एक टीम वहां पर मौजूद थी, वीडियोग्राफी कराई गई पोस्टमार्टम के समय। उसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि जो लोग आए थे क्या उनमें से कोई पहचानता है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उस फुटेज के आधार पर लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। जो बदमाश है उनको ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है। तमाम एटीएस के लोगों को भी सक्रिय किया गया है कि ऐसे बदमाशों की चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नीलेश, इसके साथ ही नीलेश, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य 7 लोगों के साथ लगातार संदिग्धों के साथ पूछताछ चल रही है। क्या अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि पूछताछ में कोई बात सामने आई हो ऐसी? देखिए बिल्कुल ये घटना जिस तरीके से सामने आई है उससे साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पुलिस को सीधा चुनौती देने का काम बदमाशों की तरफ से किया गया। हालांकि जो उमेश पाल है उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि अतीक अहमद जो है लगातार उनको धमकियां दे रहा था, चाहे वो जेल में हो चाहे अतीक का भाई हो। डीजीपी डीएस चौहान ने साफ तौर पे कहा है कि जेल में अतीक और अतीक के भाई से मिलने जो लोग भी आ रहे थे उनका ब्यौरा निकाला जाए। आखिर वो क्यों मिलने आ रहे थे, कहाँ के रहने वाले थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, कब से वो अतीक और उसके भाई के साथ जुड़े हुए थे, उन तमाम लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही साथ जेल में दोनों लोगों के ऊपर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं कि इनके ऊपर निगरानी रखी जाए। उसके अलावा अतीक के जो दोनों बेटे हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और जो और संदिग्ध पकड़े गए हैं कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही ये कयास लगाया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर या तो बड़े इनकाउंटर होंगे या फिर उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर भी ये जो बदमाश हैं छिपे होंगे उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए हैं और साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए, डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि इस घटना के खुलासे के बाद
कई प्रयागराज के अधिकारी होंगे जो कार्रवाई के जद में आएंगे, ठीक है। जिनको सस्पेंशन की कार्रवाई हो सकती है, ट्रांसफर की कार्रवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं ठीक ये है। बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की। 5 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है, हालांकि इस तरीके से सरेआम गोलीबारी और बमबारी की घटनाएं नजर नहीं आई। इक्का दुक्का अगर घटनाओं को छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रही है, और जो गुंडे माफिया थे उनकी संपत्ति को जब्तीकरण के जी। साथ असलहों के जो असलहों का नवीनीकरण रोककर उनके असलहों को निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। तो उससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को खत्म करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया है। ठीक लेकिन है। एक ये घटना जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरीके से बोलने पर मजबूर किया, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में कि बड़े पैमाने पर जो गुंडे माफिया हैं, या तो वो पुलिस थानों में जाकर सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, या तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की गोली का शिकार हो जाएंगे। अब देखना ठीक होगा है कि पूरे नीलेश जी। घटनाक्रम का किस तरीके से खुलासा होता है और कब से ये लोग रेकी कर रहे थे। क्या इनके आसपास का या इनका उमेश पाल का कोई करीबी था जो इतनी सटीक मुखबिरी कर रहा था कि कब कितने ठीक बजे है वो घर नीलेश। पहुंचेंगे, पेशी से कब लौटेंगे। हालांकि परिवार के लोगों का दावा है कि जब भी वो न्यायालय में पेशी के दौरान जाते थे तो उनको जान से मारने की धमकियां, रंगदारी, उसके साथ साथ जो है तमाम तरीके के जो है ठीक है प्रलोभन नीलेश, दिए जा बहुत रहे थे। हालांकि शुक्रिया उमेश इन पाल टूटे तमाम नहीं और जानकारियों लगातार को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एसएन मेडिकल कॉलेज व यूपी टीबी एसोसिएशन एंड द यूनियन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के सहयोग से 3 दिवसीय नेटकॉन 2022 का शुभारंभ 27 फरवरी को किया जा रहा है। कार्यशाला का शुभारंभ होटल जेपी पैलेस में 27 फरवरी को शाम 6:30 बजे ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर वीएम कटोच करेंगे। विशिष्ट अतिथि इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी और लंग्स डिजीज के वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रोफेसर गाय मार्क ऑस्ट्रेलिया से होगा। कार्यशाला में भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाने के लिए विचार मंथन, इलाज व योजनाओं पर चर्चा होगी। क्या क्या टॉपिक रहेंगे, बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे 250 से ज़्यादा फैकल्टी होगी और इसमें 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आ गए हैं, उन पर गहन मंथन किया जाएगा। चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, लंग कैंसर हो, ILDs हो, निमोनियाज हो, उन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। और लंग कैंसर ही नहीं, लंग कैंसर के अलावा जो टीबी की वजह डिस्ट्रॉय लंग हो जाता है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उससे कैसे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन पर चर्चा होगी। लंग कैंसर को डायग्नोज कैसे किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, उस पर भी बहुत बड़ी चर्चा होनी है। ILD, TB, MDR TB, XDR TB, उन सब पर चर्चा होनी है। COPD, ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जी अस्थमा, इम्यूनोलॉजी पर भी चर्चा होगी। नेटकॉन 2022 कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ 27 फरवरी से होगा। तो 27 फरवरी से लेकर के हमारा 1 मार्च तक चलेंगे। 27 फरवरी को इसमें वर्कशॉप के सेशंस रखे गए। वर्कशॉप जैसा कि हमारा आप जानते हैं ट्रेनिंग का सेशंस होता है डॉक्टर्स के लिए। 8 सेशंस इसमें रखे गए हैं वर्कशॉप्स में। एक हमारे कॉलेज में होना है, एक STDC जो यहीं कॉलेज के प्रांगण के सटा हुआ हमारा परिक्षेत्र है, और 5 हमारी वर्कशॉप्स जो हैं, 5 जो इसके सेशंस हैं हमारी कॉन्फ्रेंस की जो वेन्यू है वहाँ पर होंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस नेशनल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन की 77वीं कॉन्फ्रेंस हमारी ये होने जा रही है। 77वीं कॉन्फ्रेंस है जिसे कि नेटकॉन 2022 के नाम से जानते हैं, और ये आगरा में पहली बार हो रही है। इसमें बहुत सारे विषय ट्यूबरक्लोसिस और लंग से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनसे उठाए जाएंगे। और जो सबसे बड़ा फोकस रहना है वो ये है कि जो ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली मौतें हैं उनको हम कैसे कम कर सकें, ना कि सिर्फ मौत कम कर सकें, ना कि वाकई जो उसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है उसको हम कैसे कम से कम कर सकते हैं। इस पर बहुत चर्चा होगी। हमारी करीब 9 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। नई जो रेजिमेंट्स हैं, जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय ट्यूबरक्लोसिस के लिए कि शॉर्टर रेजिमेंट्स को हम रोल आउट करें, जिससे कि ट्रीटमेंट कम आप ही हाथ लगा लो।
मुक्त बनाने के लिए होगा मंथन। आगरा से जहां पर 800 से ज्यादा विशेषज्ञ 27 फरवरी से मंथन करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए। इसका आयोजन 27 फरवरी से किया जाएगा आगरा में, जहां 800 से ज्यादा विशेषज्ञ इस दौरान मौजूद होंगे। वहीं सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन में संबोधन पर ट्रेंडिंग अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर सीएम का बयान ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त ट्रेंडिंग अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे बयान कर रहा है ट्रेंड। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का संबोधन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ जबरदस्त ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का संबोधन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची केटीए की टीम हाईकोर्ट के आदेश के बाद 5 दुकानों को गिराने पहुंची है। केटीए गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित दुकानों को कराया गया खाली होने के बाद दुकानों को किया गया ध्वस्तीकरण। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया जा रही कार्रवाई। तो गोविंद नगर थाना क्षेत्र स्थित दुकानों को खाली कराया गया। खाली होने के बाद दुकानों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। फ्रंट सेटबैक में इंक्रोचमेंट करके 5 दुकानों का अवैध रूप से निर्माण किया गया था। ये प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में और इसमें अवमानना वाद भी दाखिल है। तो उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश क्रम में आज इन 5 दुकानों का ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस बल के सहयोग से। अभी कोई हंगामे की कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है? हंगामा तो नहीं है कुछ? नहीं, मैसिव पुलिस फोर्स है, भारी पुलिस का इंतजाम है, कोई हंगामा नहीं है। फ्रंट वहीं MBNL में रिश्वतखोरों अधिकारियों के ऑडियो का मामला सामने आया है। अभियंता आलोक रंजन के पैसों के लेन देन का ऑडियो वायरल हुआ था। वायरल ऑडियो का ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया था। ऊर्जा मंत्री के संज्ञान के बाद भी ठंडे बस्ते में डला गया मामला। तो 5 लाख रुपए के लेन देन का ऑडियो हुआ था वायरल। चिन्हट खंड में तैनात हैं अभियंता आलोक रंजन। ऑडियो सामने आने के बाद क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई न होने से विभागों में लगातार बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार। आखिर रिश्वतबाज अभियंताओं पर क्यों मेहरबान है विभाग, ये सवाल MVNNL में रिश्वतखोर अधिकारियों के ऑडियो का मामला सामने आया था। और देखिए, ऑडियो वायरल होने पर रिश्वत का ये तमाम मामला सामने आने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वायरल ऑडियो का ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री के संज्ञान के बाद भी ठंडे बस्ते में डाला गया ये पूरा मामला। और 5 लाख रुपए के लेन देन का ये पूरा ऑडियो वायरल बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कोई कार्रवाई आलोक रंजन पर नहीं की गई। चिन्हट खंड में तैनात हैं अभियंता आलोक रंजन। इसके साथ ही ऑडियो सामने आने के बाद क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने फिल्मी इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने जनता के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हेल्थ ATM, ITMS, ICCC जैसी कार्य योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। हेल्थ ATM जनता के लिए संजीवनी बन रही है और सभी 81 जगहों पर हेल्थ ATM संचालित है। साथ ही बताया गया कि हजरतगंज चौराहा, लालबत्ती चौराहा और 1090 चौराहे पर भी हेल्थ ATM लगेगा। इंस्टीट्यूट जो हमारे लखनऊ में है, वहाँ के बच्चे आए हैं, तो उनको स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के बारे में प्रेजेंटेशन दी गई है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो केंद्र सरकार के निर्देश है, ये आज इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। इसमें सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें फसाड लाइटिंग से लेके स्मार्ट रोड्स और हेरिटेज जोन और स्मार्ट सिटी हमारा एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, एक पर्टिकुलर एरिया में अभी किया गया है। आगे आगे जैसे इसका स्कोप बढ़ेगा हम लोग इसको टेकअप करेंगे जैसे जैसे निर्देश आएंगे। और जो प्रोजेक्ट है हमें इस साल के जो मई 23 तक इसको कंप्लीट करना है, 31 मई तक, वो भी डेट जो है फाइनल हो चुकी है। हमारे सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है, किसी तरह का जो इशू है वो सारे रिजॉल्व है और हमें उम्मीद है कि हम लोग इनको टाइम से पहले कंप्लीट। वहीं लखनऊ नगर निगम जल्द ही बड़े बकायदादारों को नोटिस भेजकर हाउस टैक्स जमा करने के लिए अपील करेगा, जिसके लिए नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारी को आदेश जारी किया है। कहा कि अपने क्षेत्र में इंस्पेक्टर समय पर घरों पर जाकर इनके टैक्स लाखों रुपए से अधिक है वहां नोटिस चस्पा करें। तो बकायेदारों के घर नोटिस किया गया चस्पा। लखनऊ नगर निगम एक अभियान चलाने जा रहा है जो 1 लाख से अधिक का बकाया है। उस बकाये को लेकर के अगर बात की जाए तो वो अभियान के अंतर्गत रखा गया कि जिनका कर जो है 1 लाख से अधिक है उनको नोटिस भेजेगा। उनको नोटिस भेजने के बाद से जो है उन पर कार्रवाई करेगा। यानी कि अपना हाउस टैक्स जो है कर वसूलने के लिए लखनऊ नगर निगम का यह एक अनोखा अभियान होगा। और इस अभियान के अंतर्गत जितने भी बड़े बकायेदार होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कर जो है बकाया होगा, उन कर अधिकारियों कर के साथ मिल करके ये कर वसूलने की तैयारी जो है लखनऊ निगम कर रहा है। इसके साथ ही साथ में कर वसूलने का जो कार्यक्रम है वो रविवार को भी चलेगा। यानी कल भी लखनऊ नगर निगम अपना दफ्तर खोलेगा और जो कर जमा करने वाले हैं वो कर आकर के जमा कर सकते हैं। क्योंकि मार्च के महीने में जब महीना आता है तो निश्चित तौर पे जो कर अधीक्षक होते हैं वो अपने अपने फील्ड पे अपने अपने इंस्पेक्टर को तैनात कर देते हैं कि जिससे कि कर की मात्रा अधिक आए, यानी कि कर जो जमा करने वाले हैं हाउस टैक्स वो अधिक से अधिक जमा करें जिससे उनकी रिकवरी हो सके। ऐसे में इस अभियान को कितना महत्व मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर लखनऊ नगर निगम इस अभियान को कितना सफल बनाता है ये उनके अधिकारी और वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति किस तरीके से इस अभियान को जोर शोर से और लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, ये सबसे बड़ा अहम होने वाला है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।